आज की इस खास और गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। शुक्रिया। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल का स्टैक है वो उन सभी के लिए सच में एक खजाना है जो कोडिंग की दुनिया से जुड़े हैं। बिल्कुल। और खासकर जो पीएचपी में काम करते हैं। हाँ, सही कहा। हमारे पास बेहतरीन ट्यूटोरियल्स हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड्स के ड्राफ्ट्स हैं और बड़े फ्रेमवर्क्स के कुछ बहुत ही शानदार आर्किटेक्चरल गाइड्स मौजूद हैं। जो कि काफी जानकारी भरे हैं। हमारा मिशन यहाँ केवल ये सीखना नहीं है कि कोड की लाइनें कैसे लिखी जाती हैं। मतलब हम सभी जानते हैं कि लूप्स कैसे काम करते हैं या बेसिक सिंटैक्स क्या है। बेसिक्स तो लगभग सबको पता ही होते हैं। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे कि एक प्रोफेशनल, स्केलेबल और क्लीन कोड कैसे तैयार किया जाता है। ये बहुत जरूरी विषय है। हम बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कमियों से लेकर एडवांस्ड आर्किटेक्चर जैसे सॉलिड सिद्धांत, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन तक का सफर तय करेंगे। ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। और ये उन सभी डेवलपर्स के लिए है जो अपनी स्किल्स को एक आम कोडर से हटाकर सीधे एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। और वो भी बिना किसी इन्फो ओवरलोड के। बिल्कुल, बिना जानकारी के बोझ के। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम अक्सर बेसिक्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है। हमने शुरुआत में पढ़ा होता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन जब असल दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं बुनियादी चीजों में होती हैं। हाँ, जैसे अगर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को एक कार फैक्ट्री के उदाहरण से समझें, क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह है और ऑब्जेक्ट असल में बनी हुई कार है, जैसे टोयोटा या टेस्ला। सही उदाहरण है। अब इसी में एनकैप्सुलेशन को ही ले लीजिए। इसे अक्सर सिर्फ डेटा छिपाने का तरीका मान लिया जाता है, लेकिन सच कहूं तो ये उससे कहीं ज्यादा है। तो अगर हम एक बैंक अकाउंट क्लास का उदाहरण लें जिसमें बैलेंस की जानकारी है, हम जानते हैं कि उसे प्राइवेट रखना चाहिए। ये बिल्कुल प्राइवेट ही होना चाहिए। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर कोई टीम अपने डेवलपर्स पर पूरा भरोसा करती है तो उस बैलेंस को पब्लिक छोड़कर सिर्फ सावधानी से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? यह एक बहुत ही आम सवाल है। हम्म मतलब उसे प्राइवेट बनाकर गेटर्स और सेटर्स में बांधना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कोडिंग में भरोसा एक बहुत ही कमजोर आर्किटेक्चरल पैटर्न है। अच्छा। अगर बैलेंस पब्लिक है तो सिस्टम के किसी भी हिस्से से कोई भी नया या पुराना डेवलपर सीधे बैलेंस बराबर 5000 लिख सकता है। अरे हाँ, इससे तो डेटा करप्ट हो सकता है। बिल्कुल, ये डेटा की अखंडता को खतरे में डालता है। इनकैप्सुलेशन सिस्टम में सख्त नियम लागू करता है। अगर बैलेंस को बदलना है तो उसे केवल डिपॉजिट या विड्रॉ जैसे पब्लिक मेथड्स के जरिए ही एक्सेस किया जाना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि अगर भविष्य में हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स काटना हो तो पूरे कोड बेस में बदलाव नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ उस एक मेथड में बदलाव करना होगा। एग्जैक्टली। आप सिर्फ डिपॉजिट या विड्रॉ मेथड के अंदर लॉजिक बदलेंगे और पूरा सिस्टम अपने आप अपडेट हो जाएगा। यानी इनकैप्सुलेशन सिर्फ डेटा को छिपा नहीं रहा है, बल्कि ये भविष्य में होने वाले बदलावों को एक ही जगह पर कंट्रोल करने की ताकत दे रहा है। बिल्कुल, यही इसका असली मकसद है। ये सच में एक अलग नजरिया है। अच्छा, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की इस दुनिया में पीएचपी के पास कुछ इनबिल्ट टूल्स भी हैं जिन्हें मैजिक मेथड्स कहा जाता है। हाँ, मैजिक मेथड्स काफी पावरफुल होते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्ट का इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट बनाते और खत्म करते समय। लेकिन इनके अलावा भी कुछ मैजिक मेथड्स हैं जो बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। हाँ, मैजिक मेथड्स डबल अंडरस्कोर से शुरू होते हैं और बैकग्राउंड में अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं। इनमें सबसे दिलचस्प कॉल और कॉल स्टैटिक हैं। ये कैसे काम करते हैं? मान लीजिए कि किसी ने आपके ऑब्जेक्ट पर एक ऐसा मेथड कॉल कर दिया जो उस क्लास में मौजूद ही नहीं है। नॉर्मल स्थिति में तो कोड तुरंत क्रैश हो जाएगा और फेटल एरर आ जाएगा। बिल्कुल, प्रोग्राम वही रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी क्लास में कॉल मेथड को डिफाइन किया हुआ है तो पीएचपी क्रैश होने से पहले उस मेथड के नाम और उसके पैरामीटर्स को सीधे कॉल मेथड के पास भेज देता है। और फिर हम उसे हैंडल कर सकते हैं। हाँ, अब आप उस डेटा के साथ जो चाहें कर सकते हैं, जैसे उसे डायनामिक तरीके से किसी और क्लास में पास कर देना। लेकिन अगर इस तरह से डायनामिक कॉल्स होने लगेंगे तो जो कोड एडिटर्स या आईडीईज इस्तेमाल होते हैं जैसे पीएचपी स्टॉर्म या वीएस कोड, क्या वे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? ये बहुत ही सटीक सवाल है। मतलब उन्हें कैसे पता चलेगा कि बैकग्राउंड में कौन सा मेथड अवेलेबल है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और यही मैजिक मेथड्स का सबसे बड़ा नुकसान भी है। अच्छा। आईडीई
और PHP स्टैन जैसे स्टैटिक एनालाइज्ड टूल्स इन डायनामिक मेथड्स को पढ़ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसा मेथड कॉल कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसे सुलझाया कैसे जाता है? इस समस्या को सुलझाने के लिए डॉक ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो जो क्लास के ऊपर कमेंट्स होते हैं। बिल्कुल। क्लास के ठीक ऊपर कमेंट्स में मेथड टैग लगाकर हम आईडीई को बताते हैं कि भले ही ये मेथड कोड में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन मैजिक मेथड के जरिए ये मौजूद है। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। इसके अलावा टू स्ट्रिंग मेथड भी है जो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में प्रिंट करने पर ट्रिगर होता है, और एक डीबग इन्फो मेथड भी है जो तब काम आता है जब वार डंप किया जाता है, ताकि डिबगिंग के दौरान ऑब्जेक्ट की सिर्फ कुछ खास और सुरक्षित जानकारी ही स्क्रीन पर दिखे। एग्जैक्टली। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स और उनके मेथड्स को समझ लिया, लेकिन जब कोड को दोबारा इस्तेमाल करने की बात आती है तो ज्यादातर लोग इनहेरिटेंस की तरफ भागते हैं। हाँ, इनहेरिटेंस बहुत कॉमन है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही मशहूर पेंगुइन का उदाहरण दिया गया है जो इनहेरिटेंस की कमियों को साफ दिखाता है। पेंगुइन का उदाहरण बहुत ही क्लासिक है। अगर एक बर्ड नाम की क्लास है जिसमें फ्लाई यानी उड़ने का मेथड है और एक पेंगुइन क्लास बनाकर उसे बर्ड से इनहेरिट कर लिया जाए, तो लॉजिक के हिसाब से पेंगुइन को भी उड़ना आना चाहिए, जो कि असल जिंदगी में पूरी तरह से गलत है। और यही वो जगह है जहां डेवलपर्स अक्सर फंस जाते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस इस बात पर आधारित है कि कोई चीज क्या है। पेंगुइन एक पक्षी है, ये सच है, लेकिन सारे पक्षी उड़ नहीं सकते। यहीं पर कॉम्पोजिशन का सिद्धांत काम आता है। तो कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन इस बात पर फोकस करता है कि कोई चीज क्या कर सकती है। यह हैज ए रिलेशनशिप पर काम करता है। तो इसका मतलब है कि उड़ने की क्षमता को इनहेरिट करने के बजाय उस क्षमता को एक अलग मॉड्यूल या इंटरफेस में रखना चाहिए। बिल्कुल। एक फ्लायबल इंटरफेस बनाया जा सकता है। जिन पक्षियों को उड़ना आता है वे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पेंगुइन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ये बहुत ही साफ तरीका है। इसके अलावा कोड को शेयर करने के लिए PHP में ट्रेड्स का बहुत अच्छा सिस्टम है। हाँ, मैंने ट्रेड्स के बारे में पढ़ा है। जो कि PHP सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। मतलब एक क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट से इनहेरिट हो सकती है। तो अगर हमें लॉगिंग का कोड कई अलग अलग क्लासेस में चाहिए तो हम एक लॉगर ट्रेड बना सकते हैं और उसे कहीं भी यूज कीवर्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कहा। लेकिन एक मिनट, अगर कोई अपनी क्लास में दो अलग अलग ट्रेड्स का इस्तेमाल करे और इत्तेफाक से दोनों ट्रेड्स के अंदर एक ही नाम का मेथड हो, मान लीजिए लॉग डेटा नाम का, ये नाम का टकराव होता है। तो फिर PHP को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है? क्या ये सिस्टम को ब्रेक नहीं कर देगा? अगर इसे हैंडल नहीं किया गया तो ये बिल्कुल ब्रेक कर देगा। लेकिन PHP ने इसके लिए इंस्टेड ऑफ कीवर्ड दिया है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? क्लास में साफ साफ बताया जा सकता है कि मैं ट्रेड A का लॉग डेटा मेथड इस्तेमाल करना चाहता हूं ट्रेड B के मेथड की बजाय। ये बहुत ही क्लीन तरीका है इस टकराव को सुलझाने का। ये तो बात हुई लैंग्वेज के फीचर्स की। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सॉलिड सिद्धांत। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। अक्सर देखा गया है कि बड़े इंटरव्यूज या सीनियर लेवल के डिस्कशंस में इन 5 सिद्धांतों का जिक्र जरूर होता है। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं S से। पहला है S, यानी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये कैसे पहचाना जाए कि कोई क्लास एक से ज्यादा काम कर रही है? इसे समझने के लिए बॉब और एलिस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे सोर्सेज में है। हाँ, मैंने वो पढ़ा है। एलिस एक क्लास है जो एक जटिल मिठाई बना रही है। वो खुद ही स्पंज केक बेक कर रही है, क्रीम फेंट रही है और फल भी काट रही है। बहुत सारा काम एक ही जगह। इसे आर्किटेक्चर की भाषा में लो कोहेजन कहते हैं, यानी एक ही जगह पर बहुत सी अलग अलग जिम्मेदारियों का जमावड़ा। दूसरी तरफ बॉब है जिसका काम केवल और केवल आलू छीलना है। ये हाई कोहेजन है। यानी अगर कोई क्लास डेटाबेस से यूजर की जानकारी भी निकाल रही है और उसी जानकारी को HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रिंट भी कर रही है, तो वो एलिस की तरह काम कर रही है। एग्जैक्टली। उसे बॉब जैसा होना चाहिए। डेटाबेस का काम एक क्लास करे और HTML प्रिंट करने का काम दूसरी क्लास। एकदम सही। क्लास के पास बदलने का केवल एक ही कारण होना चाहिए। अब O पर आते हैं, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। इसका नियम सीधा है। कोड को एक्सटेंशन के लिए खुला होना चाहिए, लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए बंद। इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक इनवॉइस API बनी है जो ग्राहकों को उनके बिल PDF फॉर्मेट में जनरेट करके देती है। ठीक है। कल को मैनेजमेंट कहता है कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को PDF नहीं बल्कि CSV फॉर्मेट में बिल चाहिए। ये बहुत आम बात है, रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं।
अब अगर कोई पुराने इनवॉइस जनरेटर क्लास के अंदर जाकर कई सारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगाने लगे कि अगर क्लाइंट कॉर्पोरेट है तो CSV बनाओ, नहीं तो PDF, तो क्या ये ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल का उल्लंघन है? हाँ, ये एक क्लासिक उल्लंघन है, क्योंकि इसमें मौजूदा टेस्ट किए हुए और सही से चल रहे कोड को मॉडिफाई किया जा रहा है। जिससे पुराने कोड में भी बग्स आ सकते हैं। बिल्कुल। सही तरीका ये है कि एक डॉक्यूमेंट जनरेटर इंटरफेस बनाया जाए, फिर PDF जनरेटर नाम की एक अलग क्लास और CSV जनरेटर नाम की एक दूसरी क्लास बने। और जब नया फॉर्मेट आए तो सिर्फ एक नई क्लास जोड़नी पड़े। हाँ, पुराने कोड को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ही लॉजिकल है। अब L की बात करते हैं, लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। मैंने इसके बारे में पढ़ते हुए एक खिलौना बत्तख का बड़ा अजीब सा उदाहरण देखा। स्कॉफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर कोई पेरेंट क्लास है तो उसकी चाइल्ड क्लास को उसे पूरी तरह से रिप्लेस करने के काबिल होना चाहिए, बिना कोड को तोड़े। मतलब कैसे? मान लीजिए एक फंक्शन है जो असली बत्तख क्लास को एक्सेप्ट करता है और उसे तैरने के लिए कहता है। असली बत्तख पानी में जाते ही तैरने लगती है। और अगर उस फंक्शन में असली बत्तख की जगह टॉय डक यानी बैटरी से चलने वाली खिलौना बत्तख भेज दी जाए? यही समस्या खड़ी होती है। खिलौना बत्तख को तैरने से पहले चालू करना पड़ता है, लेकिन फंक्शन तो सिर्फ तैरने का कमांड दे रहा है, उसे बत्तख को चालू करना नहीं आता। तो कोड क्रैश हो जाएगा। हाँ, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के व्यवहार को बदल दिया। एक और मशहूर उदाहरण आयत और वर्ग का है। गणित में हर वर्ग एक आयत होता है। हाँ, ज्योमेट्री के हिसाब से। लेकिन कोडिंग में अगर वर्ग को आयत से इनहेरिट किया जाए तो आयत की चौड़ाई बदलने पर उसकी ऊंचाई नहीं बदलती, जबकि वर्ग में चौड़ाई बदलने पर ऊंचाई भी बदलनी चाहिए, वरना वो वर्ग नहीं रहेगा। ये प्रोग्रामिंग के लॉजिक को ही तोड़ देता है। ये सच में एक आहा मोमेंट है। गणित का लॉजिक हमेशा कोडिंग के लॉजिक पर फिट नहीं बैठता। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं, आई इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब है कि मोटे या बड़े इंटरफेसेस नहीं बनाने चाहिए। जी, मान लीजिए एक एक्सपोर्टेबल इंटरफेस बनाया गया जिसमें दो मेथड्स हैं, गेट PDF और गेट CSV। और अब एक क्रेडिट नोट क्लास है जिसे सिर्फ CSV रिपोर्ट चाहिए। चूंकि उसने एक्सपोर्टेबल को इम्प्लीमेंट किया है, उसे मजबूरन गेट PDF का भी खाली कोड लिखना पड़ेगा। ये गलत है। तो इंटरफेसेस को छोटे और बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे एक PDF एक्सपोर्टेबल और एक CSV एक्सपोर्टेबल अलग अलग इंटरफेस। और अंत में D डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स को लो लेवल मॉड्यूल्स पर सीधे निर्भर नहीं होना चाहिए, दोनों को एब्स्ट्रैक्शन पर निर्भर होना चाहिए। इसे ऐसे सोचिए कि जो मेन बिजनेस लॉजिक है, जैसे एक मेलर सर्विस जो ईमेल्स भेजती है, उसे इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि ईमेल का लॉग डेटाबेस में सेव हो रहा है या फाइल में। अगर मेलर सर्विस सीधे तौर पर डेटाबेस लॉगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही है तो दोनों आपस में बुरी तरह उलझ गए हैं। इसके बजाय मेलर सर्विस को एक लॉगर इंटरफेस मांगना चाहिए। अब बाहर से चाहे डेटाबेस लॉगर दिया जाए या फाइल लॉगर, मेलर सर्विस अपना काम करती रहेगी। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूं तो यहीं से डिपेंडेंसी इंजेक्शन की शुरुआत होती है। बिल्कुल। क्या DI का मतलब सिर्फ इतना है कि हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्टर के जरिए बाहर से पास कर रहे हैं? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो बुनियादी रूप से यही है। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो हर जगह मैनुअली ऑब्जेक्ट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर जगह न्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा। हाँ, उदाहरण के लिए एक स्टोर सर्विस है जिसे मैप्स दिखाने के लिए गूगल मैप्स क्लास की जरूरत है। अगर कोड के अंदर सीधे गूगल मैप्स को कॉल किया गया और कल को ओपन स्ट्रीट मैप इस्तेमाल करना हो तो पूरे कोड बेस को खंगालकर हर जगह बदलाव करना पड़ेगा, जो कि फिर से ओपन क्लोज प्रिंसिपल के खिलाफ चला जाएगा। एकदम सही। इसीलिए हम PHP DI जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम कंटेनर में एक बार कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि जब भी कोई क्लास मैप इंटरफेस मांगे तो उसे ओपन स्ट्रीट मैप का ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और कंटेनर खुद ब खुद सही ऑब्जेक्ट बनाकर क्लास में इंजेक्ट कर देता है। कोड बहुत लचीला हो जाता है। इन सभी शानदार सिद्धांतों को एक फ्रेम में लाने का काम करता है MVC आर्किटेक्चर। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, इसमें जिम्मेदारियों का बंटवारा बहुत ही सलीके से किया गया है। मॉडल डेटा और बिजनेस लॉजिक संभालता है, व्यू यूजर इंटरफेस तैयार करता है और कंट्रोलर एक मिडिल मैन की तरह काम करता है जो मॉडल से डेटा लेता है और उसे व्यू को सौंप देता है। लेकिन सर्वर को कैसे पता चलता है कि कौन सी रिक्वेस्ट किस कंट्रोलर के पास जानी चाहिए? मैंने सुना है कि इसमें फ्रंट कंट्रोलर का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न आधुनिक वेब फ्रेमवर्क्स की जान है।
पुराने जमाने में हर वेब पेज के लिए एक अलग फाइल होती थी। जैसे about.php। हाँ, लेकिन अब वेब सर्वर्स में htaccess फाइल का इस्तेमाल करके सारी की सारी रिक्वेस्ट्स एक ही फाइल पर भेज दी जाती हैं, जो आमतौर पे index.php होती है। यही सिंगल एंट्री पॉइंट होता है। यहीं से राउटर तय करता है कि URL के हिसाब से कौन सा कंट्रोलर कॉल होना चाहिए। MVC सब कुछ व्यवस्थित तो रखता है, लेकिन वेब की दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है। जब चीज़ें क्रैश होती हैं या गलत हो जाती हैं तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है? तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब कोड में कुछ गलत होता है तो एक्सेप्शंस थ्रो किए जाते हैं, लेकिन हर एक्सेप्शन एक जैसा नहीं होता। लॉजिक एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन में क्या फ़र्क है? लॉजिक एक्सेप्शन तब होता है जब डेवलपर ने कोई गलती की हो, जैसे एरे में ऐसा इंडेक्स एक्सेस करना जो है ही नहीं। इन्हें कैच करके छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, इन्हें क्रैश होने देना चाहिए ताकि गलती पता चले और कोड ठीक किया जा सके। और अगर गलती किसी बाहरी सिस्टम की हो, जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे टाइम आउट हो जाए, उसे रन टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। ऐसे एक्सेप्शंस को ट्राई कैच ब्लॉक में कैच करना चाहिए और सिस्टम को ग्रेसफुली रिकवर करना चाहिए। जैसे यूजर को मैसेज दिखाना कि सर्वर व्यस्त है। इसके अलावा वेब में स्टेटलेस होने की भी एक बड़ी चुनौती है। हाँ, सर्वर को याद नहीं रहता कि जो यूजर कार्ट में आइटम डाल रहा है वही यूजर थोड़ी देर पहले लॉगिन हुआ था। इसीलिए सेशंस और कुकीज का इस्तेमाल होता है, और डेटाबेस के लिए PDO और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, ताकि SQL इंजेक्शन जैसे हमलों से बचा जा सके। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स डेटा और क्वेरी को अलग रखते हैं। हमारी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं परफॉर्मेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस। टीम में कोडिंग स्टैंडर्ड्स होना बहुत जरूरी है। PSR स्टैंडर्ड्स जैसे PSR 1 और 12 कोड फॉर्मेटिंग तय करते हैं, और PSR 4 ऑटो लोडिंग के लिए है, जिससे कंपोजर के जरिए फाइलें अपने आप लोड हो जाती हैं। स्ट्रिक्ट टाइपिंग और PHP स्टैन जैसे टूल्स भी कोड क्वालिटी सुधारते हैं। और परफॉर्मेंस के लिए ओपकेश एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये कैसे काम करता है? ये कंपाइल किए गए बाइट कोड को शेयर्ड मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिससे अगली बार रिक्वेस्ट आने पर कंपाइलेशन का स्टेप स्किप हो जाता है और परफॉर्मेंस 30 से 50% तक बढ़ जाती है। और PHP 8.2 के बाद से रीड ओनली क्लासेस भी काफी पॉपुलर हो रही हैं। हाँ, इससे ऑब्जेक्ट का स्टेट कभी नहीं बदलता, जो मेमोरी मैनेजमेंट को बेहतर करता है। ये सफर वाकई माइंड ब्लोइंग रहा। हमने एक बहुत ही साधारण सी क्लास से शुरुआत करके MVC और परफॉर्मेंस तक की गहराई को समझा। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आजकल AI आसानी से बेसिक कोड जनरेट कर सकता है, लेकिन उसे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता। हाँ, क्या भविष्य में एक डेवलपर की असली कीमत सिर्फ सिंटैक्स लिखने में होगी, या इन गहरे आर्किटेक्चरल सिद्धांतों को समझकर एक मजबूत सिस्टम डिजाइन करने में होगी? यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को खुद मनन करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने सिस्टम को हमेशा क्लीन रखिए।